हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे। तो चलिए, मैं नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच जुड़ रहा हूँ। ये वीडियो कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत के बारे में है। इस टॉपिक से सीटेट के एग्ज़ाम में प्रत्येक बार 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो 2-3 नंबर तो सीटेट एग्ज़ाम में पक्का ही समझ लीजिए आप। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए, सबसे पहले नैतिकता को समझते हैं कि नैतिकता होता क्या है। नैतिकता किसी व्यक्ति के अंदर वह गुण है जिससे वह सही गलत का निर्णय अपने बुद्धि विवेक से करता है, जिसे हम नैतिकता कह सकते हैं। तो कोहलबर्ग ने जीन पियाजे के सिद्धांत को आधार बनाकर नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया। पहला प्रश्न यहीं पे आ जाता है कि नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत किसने दिया। तो आपका जवाब होगा कोहलबर्ग। इन्होंने इसे 3 भागों में विभाजित किया। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे ये बन जाएगा कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की अवस्था के जो सिद्धांत है उसे उन्होंने कितने भागों में विभाजित किया। तो आपका जवाब होगा 3 भागों में विभाजित किया। अब अगला प्रश्न हो जाएगा कि वो 3 भाग जो है जिसमें उन्होंने विभाजित किया वो कौन कौन है। तो पहला, पूर्व नैतिक स्तर, जिसकी अवधि 4 से 10 वर्ष तक है। दूसरी, परंपरागत नैतिक स्तर, जिसकी अवधि 10 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक है। और तीसरा, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, जिसकी अवधि 13 वर्ष से ऊपर है। तो इतने में हम लोगों ने कितने प्रश्न को कवर कर लिया। तो आइए अब हम पूर्व नैतिक स्तर के बारे में बात करते हैं कि पूर्व नैतिक स्तर क्या होता है। सबसे पहले इसकी अवधि 4 से 10 वर्ष होती है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है इस संबंध में, आप इसे दिमाग में रखेंगे कि पूर्व नैतिक स्तर कहाँ से लेकर कहाँ तक की अवधि के बच्चों पर जो इसमें आते हैं, मतलब पूर्व नैतिक स्तर के अंतर्गत कितने साल से लेकर कितने साल के बच्चे को रखा जाता है। तो आपका जवाब होगा 4 से 10 वर्ष के बीच के बच्चों। इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में नैतिकता 0 या उसके आसपास होती है, यानी बच्चों को सही गलत का पता नहीं होता है। आप देखेंगे, आप जैसा मुंह बना के बच्चे के सामने आप जाएंगे, बच्चा भी उसी तरह का मुंह बना लेता है। मतलब उसमें नैतिकता 0 या उसके आसपास होती है। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होता है। अब आप यहाँ देखेंगे कि नैतिक तर्कना एक शब्द आया है। तो आइए सबसे पहले मैं नैतिक तर्कना को आपको समझा दूँ। नैतिक तर्कना कहने का तात्पर्य है सही और गलत में से किसी एक को चुनने वाली जब बात आती है उसे हम नैतिक तर्कना कह सकते हैं। यह भी प्रश्न आ सकता है कि नैतिक तर्कना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आप देखेंगे कि सही और गलत में से किसी एक को चुनने वाली जब बात आएगी तो उसे हम नैतिक तर्कना कहते हैं। इस अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, अर्थात इसमें बच्चों की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। दूसरा है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है। अब आप ध्यान में देंगे कि किस अवस्था को हम जैसों को तैसा अवस्था कहते हैं। तो आप वहाँ पर देखेंगे कि साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता जो है उसे हम जैसे को तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। तो देख सकते हैं कितने प्रश्न कवर हो रहे हैं। जैसा कि आप देखेंगे, ये कहने का मतलब साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता जो है
इसमें कहने का मतलब है आप बच्चे को देखते हैं कि एक बच्चा है किसी दूसरे बच्चा का पेंसिल तोड़ देता है। अब वो देखता है मेरा पेंसिल तोड़ दिया है तो मैं उसका कलम तोड़ दूंगा, तो दूसरा बच्चा पहले वाले का कलम तोड़ देता है। तो ये जो गतिविधि होती है वो साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता के अंतर्गत आती है। अब आइए अगले स्तर के बारे में हम बात करते हैं। तो अगला स्तर है परंपरागत नैतिक स्तर, जिसकी अवधि 10 से लेकर 13 वर्ष के बीच में होती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि परंपरागत नैतिक स्तर की अवधि कहाँ से कहाँ तक होती है, तो आपका जवाब होगा 10 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों के अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अनुसार सही गलत का निर्णय करता है। इस अवस्था को भी 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला, अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता। इस अवस्था में अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता होती है। दूसरा, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें बच्चा को कानून व्यवस्था बनाए रखने की भावना विकसित हो जाती है। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता और कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, इसे आप दिमाग में रखेंगे, ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। तीसरा स्तर है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, जिसकी अवधि 13 वर्ष से ऊपर माना गया है। इस स्तर के अंतर्गत बच्चा अपना निर्णय स्वयं के अनुसार लेता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसे भी 2 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। इस अवस्था में किशोर यह मानता है कि समाज के नियम लोगों के भले के लिए है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सामाजिक अनुबंध उन्मुखता को पहचाने, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि सामाजिक अनुबंध उन्मुखता जो है सबसे पहले उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर के अंतर्गत आता है और इस अवस्था में किशोर यह मानता है कि समाज के नियम लोगों के भले के लिए है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। दूसरा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार निर्णय लेता है। इसमें किशोर दूसरे के फायदों के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है। तो आप ध्यान देंगे, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर के अंतर्गत सामाजिक अनुबंध उन्मुखता जो है एक इसे ध्यान में रखेंगे, और दूसरा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता जो है इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो आगे है कुछ ध्यान देने वाली बातें। जैसा कि मैं नैतिकता को पहले ही समझाया हूँ कि नैतिकता वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। अब आगे आ जाएंगे कि नैतिक दुविधा क्या होता है। सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल विधि को हम नैतिक दुविधा कहते हैं। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि गांव में 2 जगह भोज हो रहा है। अब आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि यहाँ जाए कि वहाँ जाए, मतलब दुविधा वाली बात है। इसे हम नैतिक दुविधा के अंतर्गत इसे भी हम समझ सकते हैं, इसे भी हम मान सकते हैं कि ये भी एक प्रकार की दुविधा ही है। और अंतिम है नैतिक तर्कना। सही और गलत में से किसी एक को चुनना नैतिक तर्कना है, जो मैं पहले भी बताया हूँ। तो इसी के साथ कोहलबर्ग के नैतिकता का सिद्धांत जो है समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो के संबंध में प्रश्न उत्तर का वीडियो देखना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तथा
चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे, जिससे कि मेरी सभी वीडियो आप लोगों के साथ समय समय पर पहुंचती रहे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे। धन्यवाद।